चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स में सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस पे बातचीत की थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां थी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है बच्चों, वो नेचुरल लॉ है। मतलब उसमें कोई एक रूल नहीं है, एक ही स्टेटमेंट नहीं है। जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि इसका स्टेटमेंट ये है, तो सेकंड लॉ का क्या स्टेटमेंट होगा, ये बात कई बार आती है। ये एक नेचुरल लॉ है। अब इसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। लॉ है तो आप कहेंगे प्रूफ क्यों नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि इसके विपक्ष में कोई प्रूफ नहीं है। इस जो स्टेटमेंट्स हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बोलेंगे या लिखेंगे अभी, इनके अगेंस्ट में कोई प्रूफ आज तक नहीं है, आगे भी नहीं हो सकता। तो हम इसे देखेंगे कि क्यों नहीं हो सकता। तो पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है, तो लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। उसमें दो स्टेटमेंट बहुत फेमस और बहुत खास हैं। दोनों आपको शुरू में लगेगा बिल्कुल डिफरेंट लॉ है, लेकिन बाद में महसूस होगा कि ये दोनों भी एक ही बात कह रहे हैं, कहने का तरीका अलग है। तो हीट हो वर्क में कन्वर्जन की बात हो रही है बस, ठीक है ना। तो ये लॉ किस पे बात करता है, पहले ये बात कहते हैं। दिस लॉ एक्चुअली वर्क्स on the conversion of heat and work. Two important statements, important statements of this law are dashed. जो पहला हम लिखेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं कि आप सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सरल शब्दों में समझाऊं तो स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सरल शब्दों में अगर हम उसको समझें तो वो ये कहता है कि आप जितने भी एनर्जी जैसे थर्मल इंजन को दें, वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता कभी भी। बस सरल बात इतना समझिए। तो लिखिएगा, स्टेटमेंट क्या कहता है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन। नॉर्मली साइंस ऐसा इम्पॉसिबल बहुत कम जगह रहती है। टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, और ये इंजन लगातार चल रहा है तो साइक्लिक मैनर में चल रहा है, मतलब ऑपरेटिंग इन अ साइकिल which will produce no effect other than no effect
other than extracting heat from a reservoir मतलब रिजर्वायर का मतलब स्रोत, जहां पर थर्मल एनर्जी होगी, कहीं से तो ले ही रहे होंगे ना, तो उसे रिजर्वायर कहते हैं। एंड परफॉर्मिंग an equivalent amount of work, an equivalent amount of work। ये स्टेटमेंट बोला है कि कभी भी बच्चों ये वही हुआ जो W इक्वल टू जे इंटू क्यू वाली स्थिति है। मतलब अगर आप किसी भी हीट इंजन को कुछ एनर्जी देते हैं तो ऐसा संभव है ही नहीं कि वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट करता है। आप इसको ऐसे समझिए, मैंने आपको एक शादी में जनरेटर वाला एग्जांपल दिया था, क्लियर था ना वो जनरेटर। यस सर। तो जनरेटर वाला जो एग्जांपल था वो तो ठीक है, लेकिन ये डाउट तो हो सकता है कि सर जनरेटर में तो ठीक है नहीं हो सकता, पूरी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं है, लेकिन क्या भविष्य में बनाया जा सकता है जो हीट इंजन सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करे? तो उसका जवाब देने की कोशिश की है कि नहीं, कभी भी ऐसा इंजन नहीं बनाया जा सकता जो सारे के सारे थर्मल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे। यह असंभव है। यही लिखा हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन। इंजन लगातार चलेगा तो साइकिल बाय साइकिल चलता रहेगा, विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट, जो और कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, ना गर्म होगा ना साउंड देगा ना कुछ, बस वो सारा मैकेनिकल वर्क कर देगा जितनी भी एनर्जी दी जाए। ऐसा संभव नहीं है। ये बात समझ में आ गई है? स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। चलिए दूसरा एक स्टेटमेंट और है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये हमें ऐसा लगता है जैसे उल्टा चल रहा हो, लेकिन इक्वल स्टेटमेंट वो वैसा ही है। मैंने पहले भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि मतलब आप बिना बिजली के फ्रिज नहीं चला सकते वाली स्थिति है। तो फ्रिज में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर एनर्जी का फ्लो होता है फ्रिज में। लो से हाई की ओर, लो से हाई की ओर अपने आप नहीं होगा, तो एक एक्सटर्नल एड देनी पड़ेगी, बाहरी मदद देनी पड़ेगी। तो यही बात यहाँ भी कही गई है। तो लिखिए, इट इज इम्पॉसिबल to make heat flow, to make heat flow from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature। Without doing, मतलब कोई बाहरी मदद ना मिले तब नहीं हो सकता वाली बात है। विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर बिना किसी एडिशनल वर्क के एनर्जी सप्लाई नहीं हो सकती।
हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन लो से हाई अपने आप नहीं होगा, अगर आप करना ही चाहते हैं तो फिर आपको बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करोगे तो बाहर की कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो वो बाहर क्या है फ्रिज में? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली का बिल अलग से आता है फ्रिज चलाने पे। ऐसे ही जो मैकेनिक्स में मोटर को आप नीचे से ऊपर पानी चढ़ाते हो, मैंने कहा था। तो भाई ये दोनों लॉ बड़े व्यावहारिक हैं और सरल शब्दों में व्यक्त किए जा सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कठिन माना जाना चाहिए। क्या आपको दोनों स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। इसमें जो कोई भी मशीन कभी भी अगर केल्विन प्लैंक के अगेंस्ट चलती है तो ये गारंटी है कि वो क्लॉसियस के भी अगेंस्ट चलेगी एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज बताती है कि ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं, क्योंकि जो किसी एक के अगेंस्ट होगी वो दूसरे के भी अगेंस्ट होगी, कोई भी मशीन। तो इस बात को लिखते हैं नई लाइन से, इफ एनी machine is against the Kelvin Planck statement, it will be against of Clausius statement. Clausius statement also and vice versa. तो इससे क्या साबित होता है कि ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं, मतलब it reflects that both statements are equivalent. कॉलेज के स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूं तो यहाँ पर प्रूफ भी कराता हूं, आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त है। अभी एक और फॉर्मेट आएगा एंट्रोपी के सेंस में सेकंड लॉ का, लेकिन वो बाद में आएगा, पहले इतना काफी है आपके लिए। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया है ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो फिर अब हम लोग बच्चों एक नई चीज के बारे में बात करते हैं, और वो है हीट इंजन होता क्या है। हम उस पर बात करते हैं, हीट इंजन पे। हीट इंजन के एलिमेंट्स क्या क्या है और हीट इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, हम इस पे बात करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा हीट इंजन। आप लगातार बात कर रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना है, करेगा कौन? तो वो हीट इंजन ही करेगा। हम लोग हीट इंजन का कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ते हैं, एक्चुअल पार्ट नहीं पढ़ते। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल का मतलब है जो इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं, इंजन बनाना। आप इसे पढ़ के इंजन नहीं बनाएंगे, आप इंजन का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे बस। तो जो हीट इंजन होता है एक फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए, जो इंजीनियर होगा वो भी 11th-12th में यही पढ़ेगा। मान लेते हैं ये T1 केल्विन पर है, इसको हम सोर्स कहते हैं। सोर्स वो होता है बच्चों, इंजन का मतलब समझो, जहां सोर्स का मतलब जहां से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद यहां से आप कुछ एनर्जी लेते हैं, आपका मतलब इंजन कुछ प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग के बाद वो कुछ वर्क करेगा। लेकिन Q1 एनर्जी से W वर्क किया तो कुछ एनर्जी वेस्टेज जाती है, वो आप
Q2 की तरफ मान लीजिए, Q2 एनर्जी मान लीजिए, और वो बर्बाद हो जाती है। उसको कहाँ को हम इसको सिंक बोलते हैं। सिंक का मतलब जहां पर सारी एनर्जी वेस्ट होती है उसको सिंक कहते हैं। एनर्जी जहां से ली गई है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स। सिंक किचन में होता है, आपने देखा होगा, जहां बर्तन साफ करते हैं हम लोग, तो हम उसे सिंक कर देते हैं, मतलब सब उधर चले गया है, सिंक में चले गया, मतलब बर्बाद हो गया है। तो T1 एनर्जी आपने ली। इस हीट इंजन एक फिजिक्स के छात्र के लिए इतना ही होता है, एक इंजीनियर के लिए अलग होता है, उसको तो इससे ज्यादा आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ये ऑब्वियस होगा कि T1 जो होगा वो T2 से ज्यादा होगा। सोर्स होगा, सोर्स जो है T1 पर ज्यादा टेम्परेचर पर होगा, उससे आपने कुछ एनर्जी ली, कुछ वर्क किया, और बाकी बर्बाद। मैं आसपास दो तरह के आपको इंजन बताता हूं। एक इंजन होता है बच्चों एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन। आपने ट्रेन में देखा होगा पहले से कि कोयला डालते थे, जेम्स वॉट के दौर से सोचिएगा, हमारा चूल्हा ही है जैसे, लकड़ी जलाई, उससे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उससे फिर कुछ वर्क हुआ और बाकी बहुत सारी एनर्जी बर्बाद। तो इनको एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। कंबशन का मतलब दहन, जलना। दूसरे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, जहां मटेरियल अंदर ही अंदर जलता है, आपको पता नहीं चलता। हमारी जो कारें हैं आज डीजल पेट्रोल से चलने वाली, इनमें जो इंजन होते हैं वो इंटरनल कंबशन हो, पेट्रोल वहीं से टैंक से आ जाएगा, अंदर कंबशन होगा, और कुछ वर्क होगा। वर्क ये होगा कि गाड़ी चलेगी, और बाकी वेस्टेज भी होगा। आपको कैसे पता वेस्टेज होगा? भाई गाड़ी जब चलती है तो फ्रिक्शन भी है, रोड और टायर के बीच भी है, गाड़ी के अपने पुर्जों के अंदर भी है। गाड़ी गर्म होगी, गाड़ी आवाज भी करते हुए चलती है। आप देखिए जब ट्रक या बस चलता है तो ज्यादा आवाज होती है, कार चलती है तो कम होता है। वेस्टेज तो होता है, वो सारा वेस्टेज यहाँ पर Q2 है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। हाँ, तो जब भी हमें हीट इंजन बनाना होगा हम इतना ही बनाएंगे, और हमेशा सोर्स का टेम्परेचर सेंट से ज्यादा होगा। तो चलिए इस पर थोड़ा सा, इसको बनाने के बाद कुछ लिखते हैं, इसको बना लीजिए और फिर इसके बारे में लिखा जाए। A heat engine is a device which converts mechanical energy into some work. Mainly, it has three parts. तो पहला क्या होगा, सबसे मेन जो हुआ हीट इंजन का पार्ट, सोर्स। सोर्स का मतलब जैसे डीजल टैंक होगा ना, डीजल इंजन में डीजल का टैंक होगा, वहां से डीजल आप ले रहे होंगे, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल ले रहे होंगे, और चूल्हे में लकड़ी हुई जिससे आप थर्मल एनर्जी मिलेगी। तो सोर्स का मतलब जहां से आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट इज अ हॉट रिजर्वॉयर at T1 Kelvin, from where energy मतलब thermal energy is extracted to perform
वर्क। तो ये सोर्स होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या होती है हीट इंजन में कंसेप्चुअली? सेंट। ये रिलेटिवली सोर्स के मुकाबले थोड़ा कम टेम्परेचर पर होता है, इसलिए कई लोग इसको कोल्ड रिजर्वायर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी जो वेस्ट हुई, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, वो गई हम मान लेते हैं। तो लिखना है इट इज अ कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड का मतलब रिलेटिव वर्ड है हॉट और कोल्ड। तो 82 केल्विन where Q1 minus W या Q2 एनर्जी गोज। अरे Q1 लिया था, W वर्क किया, जो बच गई वो सब कहाँ को गई? सेंट को। उसे आपने जो भी नाम दे, Q2 नाम दे तो वो सब वो है। तीसरा होता है हीट इंजन वर्किंग मटेरियल या वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस नाम से क्लियर है कि हीट इंजन जिस पे काम करेगा, जो बेहतर काम करेगा। ऐसा नहीं है बच्चों जो पेट्रोल इंजन में आप डीजल डाल दें तो भी चलेगा, या डीजल इंजन में पानी डाल दें तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होगा ना। हर एक इंजन एक का एक अपना वर्किंग सब्सटेंस होता है ना जिस पर वो काम करेगा। ये बात समझ? यस सर। आप कुछ भी कोई दूसरी चीज डाल के काम चला लोगे उस इंजन में? नो सर। हाँ, तो फिर तो लिक्विड ही डालना है, तो लिक्विड तो पानी भी है ना। तो आप गाड़ी में पानी डाल दो फिर आज, देखो हो सकता है भविष्य में पानी से चलने वाला बन जाए। लेकिन जो आज हमारा इंजन है वो एक पर्टिकुलर फ्यूल के लिए बना होता है, उसी फ्यूल के साथ वो बेहतर काम करता है। अगर आपने कुछ और डाल दिया तो वो या तो काम नहीं कर पाएगा या बहुत खराब काम करेगा। अगर कभी स्कूटर में पेट्रोल की जगह पर वो डाल दिया जाए डीजल या केरोसिन ऑयल, तो मैंने देखा वो इतना धुआं करता है, इतना ज्यादा धुआं करता है, और उसकी एफिशिएंसी भी बहुत खराब होती है, बल्कि इंजन खराब हो सकता है। तो हर एक हीट इंजन का एक वर्किंग सब्सटेंस होगा। मेरे ख्याल से इसमें कहने जैसा कुछ है नहीं, तो वर्किंग सब्सटेंस में लिखिए। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? कुछ एनर्जी लेता है सोर्स से, कुछ वर्क करता है। लिखिए इट एब्जॉर्ब्स अ सर्टेन क्वांटिटी, इट एब्जॉर्ब्स अ सर्टेन क्वांटिटी of heat, कहां से? From the source। फिर क्या करेगा? कन्वर्ट्स अ पार्ट ऑफ इट into work, और बाकीगा and reject the remaining heat to the sink। जो काम करने वाला है वो ये सब करने वाला, उसको हम वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो बहुत कंसेप्चुअल है, कोई एक्चुअल हीट इंजन जैसा नहीं सिखा रहे हैं। फिजिक्स में पहले कंसेप्ट ही बना होगा ना बच्चों, कोई भी इंजन भी बना होगा तो एक बेसिक कंसेप्ट बना होगा। अब यहाँ से एक चीज और आती है, नीचे लिखिएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये ईटा से दिखाते हैं हम लोग। एफिशिएंसी का मतलब हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता, मतलब कितनी बेहतरीन, कितना कम लेके कितना ज्यादा कर सकता है कोई। भाई डिनोमिनेटर जितना कम करोगे उतना ईटा ज्यादा होगा ना।
इनपुट जितना कम रखो और आउटपुट जितना ज्यादा रखो तो एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं? यस सर। हाँ, इसको ऐसे समझो बच्चों, एक कार है 8 लीटर पेट्रोल में 22 किलोमीटर जाती है, ठीक हो गया, 22 किलोमीटर चलेगी कार। 8 लीटर पेट्रोल हमने बड़ी गाड़ी में डाला किसी में, वो 15 किलोमीटर चली, और ट्रक या बस में डाल दिया, वो 8 किलोमीटर चला। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इनपुट तो वही है, आउटपुट जितना ज्यादा हो जाए। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो फिर यार इसको अगर हम मैथमेटिकली करें तो ईटा आउटपुट क्या होता है हीट इंजन का? डब्लू। आउटपुट क्या है मशीन का? जो वर्क करेगी वही तो आउटपुट हुआ। और इनपुट क्या हुआ बच्चों? जो एनर्जी हमने थी। जो आपने लिया था एनर्जी Q1, तो ईटा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q1 लिख सकते हैं। फिर आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बन गया। और भी तरीके हैं इसको, तो ईटा इक्वल टू डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां पर से देखिएगा, ये जो मैं क्लोज कर रहा हूं, डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो यहां से ईटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस Q2 अपॉन Q। तो 2-3 आपके पास फॉर्मूले बन जाते हैं। किसी न्यूमेरिकल में आउटपुट इनपुट दे रखा होगा, सीधे ही एफिशिएंसी निकल जाएगी। यस सर। किसी में वर्क और Q1 दे रखा होगा, किसी में खाली Q1 Q2 दे रखे होंगे, तब भी निकल जाएगी। अब यहां पर ये बताइए ईटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ईटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है बच्चों। 1 माइनस है ना समथिंग, वो समथिंग अगर 0 हो जाए तो Q2 अपॉन Q1 0 होगा। तो मैं ये लिखाऊंगा, अभी डिस्कशन करना है इस फॉर्मूले पे, इस पे काफी बारीकी से सोचना है जो लास्ट में आया है। ईटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। 7। हाँ, तो किसी भी हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर सवाल पूछा जाए, क्या आप बता सकते हैं एक हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? तो आप क्या जवाब देंगे? 7। 1। बच्चों यहाँ 1 का मतलब 100% हुआ। हाँ, 1 मतलब 100%। और ये कब होगा 100% ईटा? मतलब ईटा 1 कब होगा? या ईटा की जो 1 रख दो, समझ में आ जाएगा। जब Q2 0 होगा, जब Q2, क्यों भाई, Q2 अपॉन Q1 0 करो तो Q2 बराबर 0 आ जाएगा। Q2 0 होने का मतलब समझो ऊपर हीट इंजन में कि जितनी एनर्जी मिली वो सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई, वेस्टेज हुआ ही नहीं, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब Q2 एक्चुअल में कभी 0 नहीं होता, तो एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम ही रहती है। तो चलिए नीचे हेडिंग डालिए, नोट करके या डिस्कशन करके, उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा। इन बातों को लिख भी लेते हैं। पहला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईटा मे बी 1। तो मे बी, विल भी नहीं लिखा मैंने, हो सकती है, चलो ठीक है। अब वो कब हो सकती है? इट विल, इट इज पॉसिबल इफ, पॉसिबल इफ Q2 इक्वल टू 0। ये तब पॉसिबल है जब Q2 क्या हो जाए? 0 हो जाए। दैट इज all thermal energy, all thermal energy
is converted into mechanical work. But it is not possible. क्यों possible नहीं है? Due to Kelvin Planck statement ना, या second law of thermodynamics, Yes. as discussed in second law of thermodynamics. तो ये इतना संभव नहीं है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल है थ्योरेटिकली, ठीक है। इतना कर सकते हैं कि Q2 जितना कम करेंगे ईटा बढ़ जाएगा ना उतना, तो Q2 क्या है? वेस्टेज। तो एनर्जी का वेस्टेज जितना कम होगा। तो बच्चों कंप्यूटर जिन लोगों ने पढ़ा है वो सोचिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे होते होंगे और कितना आवाज करते होंगे, कितना एनर्जी खर्च करते होंगे। वो Q2 घटाया हमने, आज हमारे लैपटॉप नाम मात्र की आवाज करते हैं। जितना सिस्टम छोटा होते जा रहा है, एफिशिएंट होते जा रहा है, Q2 कम करते जा रहे हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ते जा रही है या नहीं? तो लिखिएगा टू इंक्रीज एफिशिएंसी Q2 should be decreased. Q2 जितना कम करेंगे आप, एफिशिएंसी उतनी बढ़ेगी। ये व्यावहारिक बात है, समझ में आई या नहीं? सर आ गई। हाँ, अभी स्थिति यह है बच्चों की 50-60% से ज्यादा एफिशिएंसी वाली कोई मशीन नहीं है आज के दौर में। हो सकता है भविष्य में हो जाए। ऐसे इनफॉर्मल नॉलेज में लिख लीजिए नई लाइन से, एट प्रेजेंट हीट इंजन्स generally have 60% or less efficiency. पचास 60% इस जनरेशन में। और आप देख रहे हैं जैसे टेलीकॉम सेक्टर में आप लोग बच्चों 2G 3G 4G, अब तो 5G की बात होने लग गई है। ऐसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो इंजन है, जो 1950 के दौर में इंजन होते होंगे गाड़ियों के, आपको लगता नहीं आज उनमें काफी सुधार हो चुका होगा? जबकि जेम्स बॉन्ड तो बहुत पुराना है, अभी मैं तो 1950 बोल रहा हूँ। 1950 तो छोड़ो बच्चों, जब आप पैदा हुए तब और आज के इंजन में ही देख लीजिए, काफी अंतर होगा। लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट लगातार कंसेप्चुअली लगे हुए हैं कि Q2 कैसे रिड्यूस किया जाए ताकि एफिशिएंसी बढ़े। नई गाड़ियां ऐसी आ रही है जिसमें अंदर बहुत ज्यादा आवाज ही नहीं आती गाड़ी चलने की, मतलब इंजन की आवाज गाड़ी के अंदर पता नहीं चलती, गाड़ी के अंदर बहुत शांत माहौल बना होता है। तो मशीनें कैसे बेहतर बनाए उसका एक बेसिक आइडिया देती है ये। क्या मैं समझा पाया इतना? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, तो इसको अभी इतना ही करते हैं। इसके बाद 5-7 मिनट के बाद दोबारा जुड़ते हैं और कार्नो हीट इंजन, आइडियल हीट इंजन के बारे में बात करते हैं। एक परफेक्ट हीट इंजन, परफेक्ट है तो आइडियली होगा, वो हो नहीं सकता, लेकिन बच्चों परफेक्ट पढ़ना जरूरी है। हम सुधार मशीनों में किस तरह से करें कि एक परफेक्ट मॉडल तो हो कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं लगातार, उसके पास नहीं पहुंचे, लेकिन जितना नजदीक भी होगा हमारे ज्यादा बेहतर होंगे ये देखते। चलिए ठीक है, अभी जुड़ते हैं। हाँ, थैंक यू।